हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आज प्राइम मिनिस्टर ने कह भी दिया है कि अगर वर्तमान सत्तारूढ़ दल सत्ता में वापसी करता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। तो ऐसे में ये देखना ठीक होगा कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको लागू किया जाना ये किसी को चिढ़ाने के लिए है या किसी को परेशान करने के लिए, यह वाकई जो संवैधानिक लक्ष्य है और जो संवैधानिक उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए। जो पहली चीज है समझने लायक वो यही चीज है कि आखिर यूसीसी क्यों, और वो भी उस दशा में जबकि एक वर्ग, देश का एक बड़ा वर्ग जिसे मुस्लिम वर्ग के नाम से जाना जाता है, वो इसका विरोध करने की स्थिति में है। तो ऐसी दशा में उन्हें उनके हाल पर क्यों न छोड़ दिया जाए, वे अपने हिसाब से जिंदा क्यों न रहने दिए जाए, एक बड़ा सवाल है। प्रश्न किसी को चिढ़ाने का हो भी नहीं सकता क्योंकि देश की शासन पद्धति में किसी को चिढ़ाने का कोई स्थान ये तो न होना चाहिए और न हो सकता है। और फिर दूसरा सवाल कि अगर चिढ़ाने की बात नहीं है तो फिर क्या किसी के अधिकारों में कोई कोताही, क्या किसी के अधिकारों में कोई कटौती ये हो रही है जिसकी वजह से यूसीसी इसको नहीं लागू करना चाहिए? और फिर शासक वर्ग आखिर इस पर इतना जोर क्यों दे रहा है, इसकी जरूरत क्या है? इस समस्या को इन स्तरों पर देखा जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि इसमें तो कोई दो मत नहीं हो सकते कि हमारी राज्य व्यवस्था का जो सुप्रीम आधार है वो भारत का संविधान है और भारत के संविधान की सर्वोच्चता पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह ये खड़ा नहीं हो सकता। वो सभी को मानना है। तो फिर हमें यह देखना पड़ेगा कि भारत का संविधान इस संबंध में निर्देश क्या देता है। भारत का संविधान जो कुछ निर्देश देता है उसको जानने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी विभिन्न मामलों में जो तरीका बताया है वो तरीका उसने कहा कि हमें प्रियम्बल को देखना चाहिए। प्रियम्बल में जो कुछ कहा है इसको देना यही भारत के संविधान का लक्ष्य है। प्रियम्बल क्या कहती है? प्रियम्बल कहती है कि हम भारत के सभी नागरिकों को, जिसमें स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध नर नारी सभी शामिल हैं और सभी आयु लिंग जाति वर्ग इसके सदस्य शामिल हैं, इनको हम क्या देंगे? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय देने का वायदा ये भारत के संविधान की प्रियम्बल, इसमें भारत के नागरिकों से संविधान निर्माताओं ने किया है। तो सामाजिक न्याय इसका मतलब क्या हुआ और क्या यूजीसी इसकी स्थापना में सहायक है? क्योंकि सोशल जस्टिस हमने गारंटीड किया है और सबके लिए सोशल जस्टिस ये हमने गारंटीड किया है। हम लोगों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है, हमें मालूम है न्याय
इस शब्द की व्याख्या क्या है? न्याय का अर्थ है जो होना चाहिए, यदि वो हो तो आप न्याय हुआ ऐसा बोलते हैं। सामान्य जीवन में हम लोग अक्सर देखते हैं कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो वो मांग करता है कि जिसने हमारे साथ गलत किया है उसे विधिक दायित्व के अधीन लाया जाना चाहिए, मेरे साथ न्याय किया जाना चाहिए। इसका मतलब ही सीधे से यह हो गया कि आपको न्याय का अर्थ जानने के लिए किसी विद्वान को जानने की जरूरत नहीं है। आप सीधे समाज की किताब का अध्ययन ये कर सकते हैं। समाज में लोग रोज न्याय के नाम पर उसकी मांग करते दिखाई देते हैं जो उनके साथ होना चाहिए। इसका अर्थ ये निकला कि न्याय का मतलब है जो होना चाहिए। अब न्याय से पहले एक विशेषण सामाजिक लग गया। सामाजिक न्याय, इसे देने का हमने वायदा किया, तो कैसे देंगे? और सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज के संसाधन समाज के सभी सदस्यों को बराबरी के अवसर के आधार पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जितने भी संसाधन हैं, तो अगर अवसरों की उपलब्धता ये भारत के किसी भी नागरिक को उपलब्ध नहीं है तो उसको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ये राज्य की है। क्योंकि राज्य ने वायदा किया कि हम भारत के सभी नागरिकों को क्या देंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर दोनों की समता। यही महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठा की समता यह भी देने का वायदा किया। केवल अवसर की समता नहीं, डिग्निटी फॉर लाइफ, प्रतिष्ठा की समता होनी चाहिए। प्रतिष्ठा की समता मीनिंग दरबाई, अगर किसी पुरुष को 4 शादियां करने का हक है तो सवाल यह है कि वो महिला जो दूसरी पत्नी के रूप में आएगी उसके समक्ष पहली पत्नी की डिग्निटी कैसे मेंटेन होगी? आप भले ही कितना भी कह लें, देखिए आपका कथन अगर अनुभव के विपरीत है तो आपका कथन सत्य नहीं माना जा सकता। आप ये कथन अनुभव के विपरीत है कि अगर दूसरी पत्नी आएगी तो पहली पत्नी का सम्मान ये निश्चित रूप से कम होगा। आप कितना भी कहें कि हम सभी के साथ इक्वलिटी का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन नहीं है ये इक्वलिटी का व्यवहार। आपने प्रतिष्ठा की समता ये नहीं दी है, अवसर की समता ये नहीं उपलब्ध हो रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि भारतीय संविधान, उसकी उद्देशिका भारत के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता इसे देने का वायदा करती है। अब जो कुछ प्रियम्बल में कहा गया, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब यह हुआ, क्या हुआ? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यही सामाजिक न्याय है। प्रतिष्ठा की समता, अवसर की समता, इसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। क्योंकि न्याय का मतलब क्या है? जो होना चाहिए, यदि वो हो रहा है तो
न्याय हो रहा है। तो समाज में अगर प्रतिष्ठा और अवसर समान रूप से सभी सदस्यों को अवेलेबल नहीं है, तो समाज में न्याय हो रहा यह कैसे माने? समाज में सामाजिक न्याय है यह कैसे माने? और बिना यूसीसी के आप कहें हलाला नहीं होता, आप कहें कि बहुविवाह नहीं हो रहा, हमने भी मान लिया नहीं हो रहा, नहीं हो भी रहा। सामान्य तौर पर आप समाज में निकले तो बहुविवाह नहीं मिलेगा। सामान्य तौर पर आप समाज में निकले तो वहां तलाक देते हुए मुस्लिम पुरुष नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति पर लगातार एक तलवार लटकी रहे तो वो किस मानसिक दशा में जिएगा? हम लोगों ने मृत्युदंड इसकी संवैधानिकता को पढ़ा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक नहीं अनेकों मुकदमों में यह कहा है कि अगर मृत्युदंड दिए जाने के बाद लंबे समय तक मृत्युदंड का क्रियान्वयन नहीं किया गया है तो व्यक्ति मृत्यु के भय में जिया है। और मृत्यु के भय में जीना यह अपने आप में एक दंड है, और इसलिए फिर दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत यह लागू होगा, और ऐसे व्यक्ति को फिर मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, और उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला है। हमने माना कि अधिकांश मुस्लिम पुरुष तलाक नहीं दे रहे, एक ही स्त्री के साथ जीवन बिता रहे हैं, 4 शादियां ये भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसे मुस्लिम पुरुषों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं जो शादी के 40 साल बाद में छोटे छोटे घरेलू झगड़े उनके होने पर धमकी दे रहे हैं कि हम आपको तलाक दे देंगे। तो क्या उस महिला को इस डर से बचाना यह राज्य की जिम्मेदारी नहीं है? हमने माना कि नहीं हो रहा है ऐसा, हलाला भी नहीं हो रहा, तलाक भी नहीं दिया जा रहा, 4 शादियां भी नहीं हो रही, लेकिन गारंटी के अभाव में जो तनाव ये झेलना पड़ रहा है, क्या वो मानसिक बीमारियों को जन्म नहीं दे रहा? और हम लोगों ने लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ा है कि नर्वस ब्रेकडाउन, यांत्रिक आघात, एशिगल स्कल केसेस, इसमें माननीय न्यायालय ने माना है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यह मानता है कि मानसिक बीमारी भी बीमारी है। तो क्या वो महिला जो लगातार तनाव में जी रही है, हमने माना तलाक कभी नहीं देंगे, हमने माना वो दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे, लेकिन कानूनी गारंटी के अभाव में क्या वो महिला विवशता का जीवन जीने को विवश नहीं है? और क्या उसे उस विवशता से बचाना यह राज्य की जिम्मेदारी नहीं है? जबकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा? हमने कहा कि हम सामाजिक न्याय देंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देंगे। क्या उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल है ये? ठीक है। और अगर नहीं तो क्या यूसीसी नहीं आनी चाहिए? ठीक है, ठीक है, तब तो आनी ही चाहिए। हमने कल भी कहा था कि आप देखें एक बहुत साधन संपन्न व्यक्ति, उसकी मृत्यु, तो आप देखेंगे उसके परिवार में उस ढंग से रोना पीटना नहीं मचा होगा जिस ढंग से रोना पीटना मचता है जब एक श्रमिक के घर में मृत्यु होती है।
एक रिक्शे वाले के घर में मृत्यु होती है। क्यों? क्या रिक्शे वाले के बच्चे अपने मां बाप से ज्यादा प्यार करते हैं? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे, ये साधन संपन्न के बच्चे अपने मां बाप से कम प्यार करते हैं? क्या यह माना जाए? ये तो अनुभव के विपरीत है। अफेक्शन और लगाव ये किसी श्रेणी की, ठीक है, ये किसी श्रेणी का अधिकार ये तो नहीं है, ये किसी श्रेणी की विशेषता ये तो नहीं है। भाई गुण किसी विशेष श्रेणी का ये हो, ऐसी बात तो नहीं। फिर क्यों साधन संपन्न उसकी मृत्यु होने पर उसके घर वाले उस ढंग से आपको रोते पीटते नहीं मिलेंगे। आप मेरी बात का विरोध भले ही करें, लेकिन आप जरा सर्वे कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक बार समाज में निकलकर एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की मौत हुई, उसके परिवार के लोग आपको उस ढंग से अपने दुख को अभिव्यक्त करते नहीं मिलेंगे जिस ढंग से एक साधनहीन उसकी मृत्यु होने पर उसके घर वाले अपने दुख को अभिव्यक्त करते मिलेंगे। क्यों? कारण क्या है? कारण है कि साधन संपन्न के बच्चों के पास गारंटी है, जीवन जीने की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध रहेंगी। व्यक्ति गया है, सिर्फ उनका जो दुख है वो व्यक्ति के जाने का है। जीवन की दुश्वारियों को फेस करने का जो डर है और उस डर जनित दुख, उससे उन्हें दो चार नहीं होना पड़ रहा है, इसलिए वो कम दुखी है। लेकिन एक श्रमिक के घर जब मौत हुई तो व्यक्ति तो गया ही है, लेकिन डर यह भी है, चिंता यह भी है कि कल करेंगे क्या। जीवन की दुश्वारियां ये सामने खड़ी है, इसलिए वो दोहरा दुखी है और इसलिए उसका दुख ज्यादा दिखाई दे रहा है। यह नहीं माना जा सकता कि साधन संपन्न अपने बच्चों से कम प्यार करता है या उसके बच्चे उससे कम प्यार करते हैं। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही आप सोचें, हमने माना कि कोई 3 तलाक नहीं है समाज में, हमने माना कि सामान्य तौर पर हलाला नहीं है, सामान्य तौर पर बाइगेमी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर बाइगेमी की संभावना भी है, अगर तलाक की संभावना भी है, तो हम पुरुष होकर उस डर को तो अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन हां कुछ हद तक तो अनुभव कर भी सकते हैं। लेकिन स्वयं महिलाएं तो ज्यादा अनुभव कर पाएंगी इस डर को। और फिर इस डर के साथ जीना, क्या इस डर से मुक्ति दिलाना क्या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? वो भी उस दशा में, वो भी उस दशा में जबकि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ये भी अडॉप्ट की है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रियम्बल तो है ही, और प्रियम्बल ये बता रही है कि फॉर व्हाट वी हैव अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और केशवानंद भारती में ये कहा था कि वी हैव अडॉप्टेड द 2 मेथड्स, ठीक है, वी हैव अडॉप्टेड द 2 मेथड्स टू अचीव दोज गोल्स which are set by framers in the preamble of our constitution, and these 2 methods are fundamental right and directive principle of state policy। और केशवानंद भारती ने इसीलिए कहा कि इट इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
दैट देयर शुड बी ए बैलेंस, दोनों के बीच एक संतुलन होना चाहिए। और अगर संतुलन नहीं है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो गोल हमने सेट किए हैं उनको एक समान ढंग से, ठीक है, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि बैलेंस, दोनों के बीच संतुलन, यह समय की आवश्यकता है। और समय की आवश्यकता ही नहीं है तो संविधान की मूल संरचना का भाग है। और वी आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, हम कानून के विद्यार्थी होने के नाते ये जानते हैं कि जो कुछ संविधान की मूल संरचना का भाग घोषित हो गया उसे किसी संविधान के संशोधन से भी समाप्त नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी संविधान बचा रहे हैं जबकि संविधान ऑलरेडी बचा हुआ है। केशवरन भारती में कह दिया गया कि मूल संरचना बदली नहीं जा सकती। और मजेदार है, हमसे एक पढ़े लिखे आदमी कह रहे थे यह संभव कैसे है, क्या हजारों साल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही चलेगा? ठीक है, ये तो बदलेगा ही, राजतंत्र था, लोकतंत्र आ गया। हमने कहा भाई ये राज व्यवस्था नष्ट होगी, ऐसा सिर्फ आप ही सोच सकते हैं, हम तो सोच नहीं सकते। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि अब ये राष्ट्र न कभी गुलाम होगा और न कभी, केल्सन की भाषा में कहें तो मूल मानक में कोई परिवर्तन ये होगा। हम तो ये मान के चलना है, हम भले ही हो जाए, लेकिन मेरी मान्यता ये है कि अब इस राष्ट्र का मूल मानक कभी नहीं बदलेगा और मूल मानक मूल ही रहेगा। उसमें युगीन परिवर्तन की अगर जरूरत होगी तो वो संशोधन किया जाएगा। और संशोधन भी कैसा? वैसा जैसा केशवानंद भारती में कहा कि मूल को सुरक्षित रखते हुए अगर कोई संशोधन करना है तो मूल सुरक्षित रहेगा और आप संशोधन कर सकते हैं, मूल नहीं बदल सकते। और मूल क्या है ये उन्होंने केशवानंद भारती में ही बताया था और यह भी कहा था कि सिर्फ यही मूल नहीं है, इसके अलावा भी समय समय पर हम बताएंगे कि मूल क्या है। केशवानंद भारती में सेकुलरिज्म, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, इसको बेसिक स्ट्रक्चर का भाग घोषित कर दिया। तो मुस्लिम ही नहीं, इस देश के प्रत्येक नागरिक को निर्भय रहने की जरूरत है कि अगर सरकार ऐसा कुछ कर भी देगी जो एक अक्षर भी सेकुलरिज्म के खिलाफ होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने जब बड़े बड़े लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिए तो इसे घोषित होते कितनी देर लगेगी? ठीक है ना? तो जब सेकुलरिज्म मूल संरचना का भाग घोषित हो चुका है, ऐसे में राजनेताओं द्वारा किसी को डराए जाने पर डरने की जरूरत ही कहां बचती है? ठीक है, और बैलेंस ऑफ, ठीक है, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये मूल संरचना का भाग है। अब जरा देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या कह रही है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कैसी है? निदेशक सिद्धांत दे रही है। काय के बारे में? राज्य व्यवस्था के बारे में। और ये कहा है उसने, कहा अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में घोषणा की है क्या कि इस भाग के द्वारा जिन तत्वों की घोषणा की जा रही है वे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व होंगे। निर्देशक तत्व होंगे मीनिंग कर भाई, राज्य की नीति इन्हीं तत्वों से निर्देशित होगी। ठीक है ना? और बैलेंस है दोनों में। ये केशवानंद भारती ने कह दिया चंपाकम बनाम दोरई राजन का जमाना बीत गया। चंपाकम बनाम दोरई राजन में ये जरूर कहा था
कि जब कभी फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इसमें संघर्ष की स्थिति हो तो फंडामेंटल राइट वरीयमान होगा। लेकिन केशवानंद भारती के बाद फंडामेंटल राइट हो, फंडामेंटल ड्यूटी हो, इनके प्रश्न अगर फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल राइट हो, फंडामेंटल ड्यूटी हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हो, अगर इनके बीच संघर्ष होगा और किसी भी ढंग से सामंजस्य बिठाया ही नहीं जा सकता होगा, केवल उस दशा में फंडामेंटल राइट वरीयमान होंगे, अन्यथा तीनों को समान महत्व ये मिलेगा। ये हम लोगों ने देखा है। उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको नाचने का हक है, लेकिन 21 में हमें सोने का हक भी है, ठीक है, और मेरा सोना मेरे स्वास्थ्य से जुड़ा है। इसलिए आपका 47, ठीक है, जो लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखने का निर्देश देता है, ठीक है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की लाइट में अनुच्छेद 21 को हम पढ़ेंगे और क्या कहेंगे, 10 बजे तक खूब नाचो, रात में 10 बजे तक डीजे लगाकर खूब नाचो, लेकिन 10 के बाद बंद होगा। यानी एक बैलेंस बिठाने की कोशिश हुई। अब जरा हम इधर आते हैं। अच्छा, फिर एक चर्चा और थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर आते हैं। यह अनुच्छेद 37 की बात हुई कि वो कहती है, अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये राज्य की नीति के निर्देशक, राज्य को अपनी नीति इन्हीं से निर्देशित करनी होगी। और अनुच्छेद 38 उस बात को प्रभाव दे रहा है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, यह राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी व्यवस्था निर्मित करे कि समाज जीवन के सभी संस्थान, विवाह संस्थान है, ठीक है, समाज जीवन के सभी संस्थानों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनुप्राणित हो, यह कर्तव्य है राज्य का। अब जरा अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37 और प्रियम्बल, इसे मिलाकर पढ़िए तो क्या निकल रहा है? निकल यह रहा है कि देयर मस्ट बी द यूसीसी। अभी हमने 44 नहीं छुआ है, अभी हमने 44 की बात ही नहीं की है। अभी तो हम केवल जो अन्य अनुच्छेदों से राज्य का कर्तव्य निकल कर आ रहा है उस पर बात कर रहे हैं। अब जरा आगे आ जाइए तो आर्टिकल 44 वो तो क्लियर कहता है कि देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, और दोनों के बीच सामंजस्य बिठाया जाएगा। चंपाकम बनाम दुरईराजन का युग गया। जो यूसीसी के विरोधी तर्क देते हैं वो अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद, ठीक है, 30 इसका तर्क देते हैं। चलो अभी हम 25, 29 और 30 ये भी देखेंगे, लेकिन अभी बिना देखे बात करते हैं। अभी हम ना 25 देख रहे हैं, ना 29 देख रहे हैं, ना 30 देख रहे हैं, देखेंगे, अभी देखेंगे, लेकिन अभी हम बिना देखे बात करते हैं। तो चंपाकन बनाम दुरईराजन का युग गया। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह कि दोनों के बीच सामंजस्य बिठाया जाएगा, चाहे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में संघर्ष हो, और चाहे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी इसमें संघर्ष हो, और दोनों के बीच किसी भी दशा में सामंजस्य न होने की दशा में फंडामेंटल राइट वरीयमान होंगे। अगर दोनों के बीच सामंजस्य संभव है तो किसी भी दशा में फंडामेंटल राइट वरीयमान नहीं होंगे। आज ये स्थिति है और केशवानंद भारती ने यही कहा है, और केशवानंद भारती के बाद उनका एस्टेब्लिश व्यू यही है।
तो सवाल यह है कि क्या 25, ठीक है, क्या 26 या 29 और 30 यूसीसी का विरोध कर रहे हैं? ये देखें, ठीक है। बैलेंस तो हम तब बिठाएंगे ना, और अगर कर भी रहे हैं, पहले तो हम ये परीक्षण करेंगे कि क्या कर रहे हैं, और फिर अगर कर भी रहे हैं तो भी हम बैलेंस बिठाने की कोशिश ये करेंगे। अगर कर रहे होंगे तो अव्वल तो ये देख ले कि कर रहे हैं क्या। मैं पढ़ता हूं अनुच्छेद 25 क्या कहता है, देखें, ठीक है। अनुच्छेद 25 कह रहा है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक है, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। यानी आपको जो धर्म की स्वतंत्रता मिली भी है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, और बस यही वो इश्यू है जो इस देश में 1947 से लेकर 2024 तक बताया ही नहीं गया। यहां धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा मुस्लिम पुरुषों की मांग पर की गई, मुस्लिम महिलाओं की लगातार उपेक्षा की गई। मुस्लिम पुरुषों ने जैसी धर्मनिरपेक्षता बता दी, बस वही हमारे देश के राजनेताओं ने कहनी शुरू कर दी, और तब सोशल मीडिया नहीं थी, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय का व्यू कुछ पढ़े लिखों तक सीमित रह गया। वो लीगल फील्ड के और लीगल फील्ड की दुरावस्था कम से कम हम लोगों से बेहतर कौन जानता है। वो सिर्फ काला कोट ही डाले हैं, बाकी तो उन्हें कानून की एबीसीडी नहीं आ रही। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उच्च शैक्षिक संस्थानों में बैठे हुए वो लाके बड़े बड़े प्रोफेसर वो भी कितना जानते हैं, ठीक है, ये भी आप सब जानते हैं। आपकी शक्लें तो नहीं दिखाई दे रही, तो जानते तो हैं आप लोग कि वो कितना जानते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत, और उससे बड़ी दिक्कत ये है कि जनता के बीच यही लोग लाके ऑथोरिटेटिव स्पोक पर्सन है। सबसे बड़ी और बड़ी दिक्कत ये, धर्म की स्वतंत्रता क्या एब्सोल्यूट डी? आत्यंतिक रूप से तो धर्म की स्वतंत्रता मिली नहीं। उसने कहा लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन आपको धर्म की स्वतंत्रता है। अभी धर्म की स्वतंत्रता क्या होती है इस पर भी हमने बात नहीं की है। अभी धर्म क्या है इस पर भी बात नहीं की। अभी हम ये देख रहे हैं सिर्फ कि आपको इनफैक्ट प्राप्त क्या है। अभी तो हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं, आपको जो कुछ प्राप्त है, धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है, इस पर तो कोई दो मत नहीं, इस पर तो कोई विवाद नहीं। और धर्म की स्वतंत्रता यह आपको मिली है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इसके अधीन होकर। यानी अगर कभी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इसकी आवश्यकता होगी तो आपकी धर्म की स्वतंत्रता को भी रेगुलेट किया जाएगा। इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, इसी को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है कि अगर आपकी धर्म की स्वतंत्रता भी, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य और इस अध्याय के अन्य उपबंध यानी सारे फंडामेंटल राइट उनके विरोध में आ गई तो आपकी धर्म की स्वतंत्रता को भी रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखें, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ऐसा कर चुका है।
मुकदमा है गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सब मुझे ध्यान नहीं, आप लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें देखेंगे उसमें सब में मिलेगा। गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में मामला क्या है? मामला है, शायद बनारस का मामला है, शियाओं की जमीन पर सुन्नियों की दो कब्रें हैं। शियाओं की जमीन पर सुन्नियों की दो कब्रें हैं और दोनों सेक्ट की मान्यताएं अलग हैं, लेकिन दोनों सेक्ट ये मानते हैं कि व्यक्ति के मरने के साथ, हमारे यहां यमराज माने गए हैं मृत्यु के देवता, और इनके यहां हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम वो माने गए, नहीं सॉरी मिकाइल इजराइली बने हैं, उनको मृत्यु का फरिश्ता माना है। ठीक है, वो आदमी की रूह को कब्ज करेंगे, ठीक है, और आदमी इस दुनिया से पर्दा कर लेगा, इस दुनिया से पर्दा कर लेगा और फिर उसकी, ठीक है, कब्र की जिंदगी शुरू हो जाएगी और उसके नामाए अमाल का फैसला बरोज कयामत होगा मैदान महशर में। ठीक है, उसका न्याय किया जाएगा स्वयं ईश्वर के द्वारा। ऐसा अकीदा इनका है, ऐसा विश्वास इनका है। इसके लिए कब्र में आदमी रहेगा और जो कब्र में रहेगा तो कब्र बदली नहीं जा सकती, कब्र बदली नहीं जा सकती, क्योंकि वह आखिरत के बाद का घर है और किसी का घर ऐसे तो नहीं बदला जा सकता, इसलिए कब्र ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में देखें, सुन्नियों की दो कब्रें शिब्र शियाओं की जमीन पर है, रोज झगड़ा हो रहा है, रोज झगड़ा हो रहा है। सुन्नी अपने रिट्यूज कर रहे हैं और शिया अपने रिट्यूज कर रहे हैं, रोज झंझट हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और कहा लोक व्यवस्था के नाते, लोक व्यवस्था के नाते धर्म मना कर रहा है, धर्म मना कर रहा है लोक व्यवस्था के हक में, वे कब्रें वहां से शिफ्ट की जाएंगी दूसरी जगह पर। इसका मतलब यह हुआ कि हम सिर्फ कह नहीं रहे, माननीय उच्चतम न्यायालय उसे इनकॉर्पोरेट भी कर रहा है। ठीक है, दूसरा मुकदमा चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल वर्सेस कौन है हमें याद नहीं, लेकिन चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल ये भी बड़ा प्रसिद्ध मुकदमा है, आपकी सारी संविधान की किताबों में मिलेगा। उसमें क्या कहा, यू कैन नॉट स्प्रेड योर वॉइस थ्रू माइक्रोफोन्स, ठीक है, थ्रू लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग योर प्रेयर्स बियॉन्ड दैट लिमिट विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय, ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉज। कानून ऊपर है, ठीक है, कानून ऊपर है, इसी को सेकुलर नेशन कहा जाता है। सेकुलर नेशन तो यही है, आपकी धर्म की स्वतंत्रता भी रेगुलेट होगी। ये तो हमने एक पक्ष रखा। अब जरा इस बात का परीक्षण करते हैं कि क्या वाकई यूसीसी का संबंध धर्म से है? तो धर्म क्या है, इसको भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेकों मुकदमों में परिभाषित किया है। वॉट एवर यू थिंक, ठीक है, दैट इट इज नेसेसरी फॉर माई स्पिरिचुअल वेलबींग, दैट इज रिलीजन। आप अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जो कुछ जरूरी मानते हैं वही आपका धर्म है। आपका जो विश्वास है अपने स्पिरिचुअल, तो देखें मुसलमानों का स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए अपना क्या विश्वास है। उनका विश्वास है कि कयामत होगी, उनका विश्वास है कि ईश्वर एक है और मोहम्मद उसके रसूल है। हमारा इससे कोई विरोध नहीं। उनका मानना है रोजा नमाज ज़कात से हम जन्नत नशीं होंगे, हमारा कोई विरोध नहीं। यूसीसी में हम ये नहीं बताने जा रहे कि आप हज कैसे करोगे, आप रोजा कैसे रखोगे, आप नमाज कैसे पढ़ोगे, हमसे कोई मतलब नहीं।
हम ये भी नहीं बताने जा रहे कि आप निकाह करते हो तो शादी कैसे करोगे, कैसे नहीं बताने जा रहे, कितनी करोगे ये बताने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मुसलमानों का ही नाम क्यों ले रहे, इसलिए ले रहे क्योंकि आप ही विरोध कर रहे हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, अन्य लोगों में अधिसंख्य वर्ग उसका समर्थक है, बहुत छोटा वर्ग विरोध करता है। उस छोटे वर्ग का वो तो कोई भी काम करना तुम शुरू कर दो, वो विरोध ही करना उनका काम होता है। फेसबुक पे कुछ लोग होते हैं जिनका काम सिर्फ आलोचना है, और वो आलोचना को ही बुद्धिमत्ता मानते हैं। तो ऐसे लोगों का तो कुछ होता नहीं। लेकिन मॉस स्केल पर जो पॉजिटिव विरोध देखने को मिल रहा है वो तो मुस्लिम धर्म के अनुयायियों से मिल रहा, इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं, अन्यथा उनका नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो धर्म वो है विच इज नीडेड फॉर यू, फॉर योर स्पिरिचुअल वेलबींग। उसमें तो हम कुछ कर नहीं रहे। आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। तो हम धर्म को छू नहीं रहे। ठीक है, हम जो कुछ छू रहे हैं उसका ताल्लुक आपकी दुनियावी जिंदगी से है, आपकी आखिरत की जिंदगी से नहीं। धर्म का ताल्लुक आखिरत की जिंदगी से, और चलो दुनियावी जिंदगी से भी मान लें तो भी हम उन विषयों को नहीं छू रहे जिन विषयों का संबंध आपके धर्म से हो सकता है, और आपको धर्म का अधिकार मिला है, और वो भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। यानी अगर मुस्लिम महिलाओं को जो होने वाली मेंटल डिजीज, ठीक है, सदाचार जिसकी परिभाषा बहुत बड़ी हो सकती है, उसके निमित्त भी अगर आपके धर्म को भी रेगुलेट करना पड़े तो भी गलत नहीं है। किया इसमें गुलाम अब्बास, चर्च ऑफ फुल, ठीक है, चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल, इसमें किया है, शुद्ध धर्म को ही रेगुलेट किया है। ठीक है, और यहां तो धर्म को रेगुलेट करने की बात ही नहीं। तो अनुच्छेद 25 ये तो आपको कुछ दे नहीं रहा। ठीक है, यूसीसी जिन विषयों पर लागू होगी वे तो किससे संबंधित विषय हैं? विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत, ठीक है, इनसे संबंधित विषय है। तो उससे मतलब क्या है आपका? ठीक है, और इन विषयों को रेगुलेट करने की ताकत तो अबाध और असीमित ढंग से 25(2) में लेजिस्लेचर को मिली। क्या कहता है 25(2)? कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। तो इन विषयों पर, ये लौकिक विषय में आएंगे ना, ये लौकिक विषय, तो लौकिक विषयों का इनेक्टमेंट ये तो स्टेट के पास अबाध रूप में प्राप्त है। इवन धार्मिक विषयों का भी विनियमन वो कर सकते हैं, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य और अन्य फंडामेंटल राइट के, ठीक है, प्रवर्तन हेतु, उनकी सुरक्षा के हेतु। तो 25 में तो कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है, जो यूसीसी को रोकती हो। अब अगला जो सवाल उठता है वो 29 और 30 का उठता है कि साहब हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखने का हक है, इसलिए यूसीसी नहीं होनी चाहिए। क्या कहता है? कहता है भारत के 29 क्या राइट दे रहा है, जरा देखते हैं। कहता है भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, तो उत्तराधिकार, विवाह या आपकी संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता। और अगर हो भी सकता है, अगर हो भी सकता है, ठीक है, तो संस्कृति का विषय लौकिक विषय है। ठीक है, संस्कृति का विषय लौकिक विषय,
और लौकिक विषय का विनियमन करने का हक 25(2) से मिला हुआ है। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और यह संस्कृति से संबंधित विषय ही नहीं है। आपको जो कुछ 29 में मिला वो भाषा, लिपि या संस्कृति है, इसकी रक्षा के लिए उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, तो यूसीसी से वैसा भी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, और 30 आपको अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने और उनका प्रबंध करने। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट इस्टेब्लिश, अगर आप इस्टेब्लिश करेंगे तो उनका प्रबंध करने का हक आपको मिलेगा, यह हक दे रहा है। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगर ओवरव्यू लिया जाए तो यू कैन नॉट फाइंड ए सिंगल सेक्शन, ठीक है, विच मे बी ए हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ ए यूसीसी। अच्छा चलो, इस सब के बावजूद एक भी आर्टिकल ऐसा हम लोगों ने नहीं पाया, बल्कि उलट पा रहे हैं कि जो आर्टिकल कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि बनानी चाहिए, और सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में तो हुआ क्या, तथ्य क्या है? एक हिंदू पुरुष ने इसलिए इस्लाम स्वीकार किया ताकि वो दूसरी शादी ये कर सके। अब सवाल यह है कि 494 आईपीसी उस पर लागू होती है नहीं, यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय तक गया। तो उच्चतम न्यायालय ने सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में तो शाह, यानी पहला मुकदमा नहीं सरला मुद्गल, उससे पहले, ठीक है, शाहबानो प्रकरण, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया, और सरला मुद्गल में तो यहां तक कह दिया कि केंद्र की सरकार अब तक यूसीसी नहीं लाई है, यह बेहद दुखद है, लाना ही चाहिए और किसी का कुछ नहीं सुना जाएगा। यह जेंडर इक्वलिटी का मामला है, मुस्लिम पुरुष विरोध कर रहे हैं, इससे कुछ मतलब नहीं, और मुस्लिम महिलाएं ये कह रही हैं कि हमें ऐसे ही रहने दो, इसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि शोषण और उत्पीड़न में पड़ा हुआ व्यक्ति ये सही निर्णय नहीं ले सकता। इसीलिए क्या कहा कि आज संचलन किधर है, संविदा से प्राप्ति की ओर। वो लेबर जो कमजोर है, वो मजदूरी की बाबत क्योंकि मालिक से सही ढंग से मोल भाव नहीं कर सकता, इसलिए राज्य ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी आप देंगे ही देंगे, कोई मतलब नहीं। शोषण में पड़ा हुआ आदमी, लेबर तैयार है न्यूनतम मजदूरी से कम में काम करने के लिए, लेकिन स्टेट नहीं करने दे रहा है। सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा उन्होंने कहा कोई स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, और उन्होंने यह भी कहा सरला मुद्गल में कि स्वतंत्रताओं का समायोजन ये जरूरी है सबकी स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए, और क्योंकि स्वतंत्रता का समायोजन लोगों की स्वतंत्रताओं को सीमित करता है, इसलिए वे अपनी स्वतंत्रताओं का समायोजन स्वयं अपने आप नहीं करेंगे, इसलिए स्टेट को भूमिका निभानी ही होगी, और स्टेट स्वयं अपने कानूनों के माध्यम से उनकी स्वतंत्रताओं में समायोजन करे। ठीक है, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के इन शब्दों को इस ढंग से प्रचारित किया गया कि मानो उन्होंने बंदोबस्त जारी कर दिया, जैसे आज प्रोपेगेंडा चल रहा है, ऐसे ही प्रोपेगेंडा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी सीमा से आगे बढ़ा, क्योंकि आपको मालूम है इनेक्टमेंट के लिए वो लेजिस्लेचर को कोई निर्देश नहीं दे सकते। तब लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ स्थिति का चित्रण किया है, हमने कोई निर्देश नहीं दिया, और फिर इसका प्रोपेगेंडा किया कि उन्होंने तो निर्देश नहीं दिया, बनाने की जरूरत है नहीं। तो अगर देश के प्राइम मिनिस्टर यूसीसी की ओर बढ़ रहे हैं
तो वो संवैधानिक प्रतिबद्धता के मुताबिक काम कर रहे हैं या संवैधानिक प्रतिबद्धता के विपरीत। और एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका पहला कर्तव्य और धर्म संविधान के प्रति है, किसी के प्रति नहीं। उन्होंने उसी की रक्षा की शपथ ली है, ठीक है। तो किसी का कुछ नहीं सुना जाएगा, कोई संवैधानिक प्रावधान इसका विरोध नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसी को खुश करने के लिए इसको नहीं रोका जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुस्लिमों को शरीयत से शासित होने का कुछ मामलों में शरीयत से शासित होने का हक मिला कहां से, ये भी तो देखें। तो 1937 का शरीयत एक्ट है, उसकी धारा 2 ये कहती है कि मुस्लिमों को विरासत, उत्तराधिकार, तलाक, विवाह, इन मामलों में पर्सनल लॉ से शासित होने का हक होगा। और ये क्यों कहा? तो किसी भी अधिनियम, ये इसको पारित क्यों किया है, इसके लिए विधायिका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस ये देती है। उसको जब देखें तो क्या कहा, वहां विधायिका ने लिखा है 1937 की इंपीरियल लेजिस्लेचर ने, वो हमारी लेजिस्लेचर नहीं है, वो इंपीरियल लेजिस्लेचर है, उसने ये कहा कि महिलाओं की स्थिति कस्टमरी लॉज में बुरी है, मुस्लिमों के पर्सनल लॉज में कस्टमरी लॉ की अपेक्षा अच्छी है, कस्टमरी लॉ की अपेक्षा अच्छी है, इसलिए उसको लागू किया जाएगा। यानी पर्सनल लॉ इन विशेष क्षेत्रों में जो लागू हुए, और उसने कहा कि इन्हीं विशेष क्षेत्रों में लागू होंगे, इसीलिए मुस्लिमों के पिनल लॉज और मुस्लिमों के प्रक्रिया विधि या अन्य मुस्लिम लॉ कहीं लागू नहीं होता। उसका कारण ही यही है कि 1937 का शरीयत एक्ट वही ये कहता है, और वो आईपीसी या अन्य विधियों को लागू करने की बात ही नहीं करता। तो वो कानून महिलाओं की बेहतरी के लिए, तो आज जब महिलाओं की बेहतरी पर्सनल लॉ की अपेक्षा ज्यादा बेहतर और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जा सकती है, तो वही रीजनिंग जो इंपीरियल लेजिस्लेचर ने दी है, उसी रीजनिंग के आधार पर भी यूसीसी क्यों नहीं होनी चाहिए। ये मामला कोई चिढ़ाने का थोड़ा ही है, ये मामला किसी को परेशान करने का नहीं है, ये मामला किसी की मर्जी का नहीं है, ये तो शोषण और उत्पीड़न जिससे बचाना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है, उसका मामला है, ठीक है। तो यूसीसी ये समय की आवश्यकता है और इसके लागू होने में कोई संवैधानिक बाधा नहीं। अब इस सब के बाद जब देश का सुप्रीम कोर्ट संविधान के संरक्षक की भूमिका में बैठा हुआ है, और आज आप लोग तो विधि के विद्यार्थी, देयर आर सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स which are declared by them as a null and void because they have said that these constitutional amendments oppose the basic structure of the constitution. तो फिर अगर यूसीसी वर्तमान सरकार इस प्रकार लाएगी, आगामी सत्ता में आ जाने पर, अगर आई तो, नहीं आई तो वो बात ही खत्म हो गई। तब तो फिर बाकी लोग तो 1947 से बता रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता के लिए यूसीसी का ना आना जरूरी है, तब तो कोई बात ही खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आई और उसने यूसीसी बनाई भी, तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये संविधान की मूल संरचना के विपरीत होने पर निरस्त किया जा सकता है,
तो सामान्य विधायन, सामान्य एक्ट की बात ही क्या है? तो भी चिंता की क्या बात है? तो भी चिंता की क्या बात? अगर गलत हो भी जाएगा तो उसको ठीक करने के लिए वो बैठे तो हैं। समस्या कहां है? समस्या सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के दिमागों में और इन पढ़े लिखे लोगों में है। अब समस्या यह है कि लाके लोग कॉम्पिटेंट है ही नहीं जो सारी बात को ठीक ढंग से रख सके। सो कॉल्ड एक और हमें पढ़े लिखे मिले, बोले मान लो संविधान पूरे निरस्त कर दिया तो हमने कहा भैया ये भी डिसाइडेड है। गोलकनाथ में यह प्रश्न भी आया कि क्या संविधान को रीराइट कर सकते हैं, क्योंकि गोलकनाथ में उन्होंने कहा था कि अगर फंडामेंटल राइट को हटाना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इसको गठित करना पड़ेगा, दोबारा संविधान सभा गठित करनी पड़ेगी और फिर संविधान का पुनर्लेखन संभव है। लेकिन केशवानंद भारती में कहा कि जो शक्ति मिली वो संशोधन की है, और संशोधन का मतलब क्या होता है? कुछ परिवर्तन। जैसे आपने मेज में संशोधन किया, तिकोनी थी, चार तरीके, चार कोने उसके कर दिए, लेकिन रहेगी मेज ही। तो ऐसे ही संशोधन इसका हक मिला है, तो संशोधन में निरसन शामिल नहीं होता। और केशवानंद भारती में क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, इसको गठित करके भी इस संविधान को हटाना संभव नहीं है। और यह कब डिसाइड हो गया? 70 के दशक में। केशवानंद भारती कब डिसाइड हुआ? 70 के दशक में। 30, 20, 50 और 4, 54 बरस हो गए और आज राहुल गांधी आज भी संविधान बचा रहे हैं। ठीक है, तो जो है इस देश में तो संविधान और लोकतंत्र बच रहा है, जबकि लोकतंत्र बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। लोकतंत्र के अगेंस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कानून नहीं बन सकता। वो चुनाव खत्म करवाए दे रहे हैं, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं। और अगर ये स्थिति आई, अब देखिए कैसे कैसे प्रोपेगेंडा चलते हैं। हम सब कानून के विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं कि केंद्र चाहे राज्य सूची पर, राज्य सूची पर तो विधान कर ही नहीं सकता है। केंद्र चाहे संवर्धित सूची पर विधान करे, चाहे अवशिष्ट सूची पर विधान करे, और चाहे संघ सूची पर, राज्यों में लागू होगा। ममता बनर्जी बता रही हैं कि हम तो लागू ही नहीं होने देंगे अपने यहां, और वहां लोग मान रहे हैं। ये सबसे आश्चर्य ये है कि वहां लोग ये मान रहे हैं। और बात खत्म करने से पहले कि नेता कौन, अगर यह पूछा जाए तो एक लाइन की डेफिनेशन हो सकती है कि नेता वो जो निश्चित रूप से यह बता सके कि कल क्या होगा, और कल जब वैसा न हो तो यह भी बता सके कि ऐसा जैसा हमने बताया था वैसा क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे ही होगा कि जब यूसीसी अगर अगली गवर्नमेंट ने इन्हीं की आई और इन्होंने बना दी और बंगाल में लागू हो गए, तो मैं वो बता देंगी ममता बनर्जी कि क्यों नहीं, क्यों कैसे लागू हो गए, हम क्यों नहीं रोक पाए, तब वो बता देंगी। और ये जो वर्ग है जो उनकी बातों पर विश्वास करता है वो करेगा। लेकिन उस सब में न जाते हुए हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पर अपनी बात रखते हैं। तो प्रियम्बल से लेकर और अनुच्छेद 25, 29, 30 कहीं भी ऐसा नहीं है जो यूसीसी का इनेक्टमेंट रोकता हो। उलट है, प्रियम्बल 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 44 ये निर्देश देते हैं और राज्य का कर्तव्य निर्धारित करते हैं कि वो यूसीसी का इनेक्टमेंट करे। और क्या वो व्यक्ति अच्छा होता है जो अपनी ड्यूटी का निर्वहन न करे? उसे तो हम सामान्य समाज में भी अच्छा नहीं मानते। तो अगर कोई राज्य अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी उसका निर्वहन नहीं कर रहा तो क्या वो राज्य अच्छा है? तो अगर पिछली सरकारों ने यही सरला मुद्दल में कहा भी सुप्रीम कोर्ट कि अगर पिछली सरकारों ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और वर्तमान सरकार कह रही है कि अगर हमें अगला कार्यकाल मिला तो हम करेंगे, तो इसमें क्या गलत है और किस ढंग से गलत है? और किसी को भी किसी की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम पुरुषों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। वो ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम महिलाएं भी ऐसा चाह रही हैं।
लोग तो ये चाह रहे हैं कि हमें बिना हेलमेट घूमने दो, कोविड में चाह रहे थे हमें बिना मास्क घूमने दो। लेकिन नागरिक का कल्याण सुनिश्चित करना यह राज्य की जिम्मेदारी है। हमारी व्यवस्था में हमने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है, इसलिए एक एक नागरिक का कल्याण यह राज्य की जिम्मेदारी है। शराब पीकर मरते तो आप हो, आप जहरीली शराब पीते हो, फिर क्यों कहते हो कि सरकार जिम्मेदार है? क्यों? इसलिए क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य है, आपकी चिंता करना राज्य का काम है। आपकी चिंता मीनिंग देर बाय मुस्लिम महिला, मुस्लिम पुरुष, हिंदू महिला, हिंदू पुरुष, सबकी चिंता करना राज्य की ही जिम्मेदारी है। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, आपको हमसे क्या मतलब? हमें पूरा मतलब है आपसे, और आपको किसी भी दशा में आपके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। आज का विषय इतना ही रहेगा, शेष बाद में देखें।